हेलो एवरीबॉडी, मैं बिपिन सर एक बार फिर से आपको कॉम्पिटेंट कैरियर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज आइए करंट अफेयर्स पार्ट 2 का कुछ क्वेश्चन और डिस्कशन। इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ मिसलेनियस क्वेश्चन भी है जो कि विगत एग्ज़ाम में रेलवे हो या एसएससी हो या अन्य एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन का भी डिस्कशन है, इसको ध्यान से रखें, सुने और याद करें। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड देशव्यापी अभियान भारत में 2021 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आपका ए ऑप्शन है अमर्त्य सेन, बी ऑप्शन है आपका कैलाश सत्यार्थी, सी ऑप्शन है सोनू सूद और डी ऑप्शन है आपका रविशंकर प्रसाद। अब आइए, इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी, बी इसका सही आंसर होगा। जरा इसके बारे में जान लें। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति हैं जिनको कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है मलाला यूसुफजई के साथ साथ, और इनके संस्था का नाम है बचपन बचाओ संस्था इनकी चलती है। और इसी संस्था के द्वारा जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है यौन शोषण और दुष्कर्म के शिकार बच्चों को समय पर न्याय, पुनर्वास तथा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया है? ए ऑप्शन है आपका 74%, बी ऑप्शन है 51%, सी ऑप्शन है आपका 95% और डी ऑप्शन है 85%। तो इसका सही आंसर है 74%। देखिए, FDI की सीमा, आज बीमा क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं और बीमा क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां हैं उसकी रेगुलेटिंग बॉडी, नियंत्रित करने वाली संस्था जो है IRDA है और वही नियंत्रित करती है। और FDI की सीमा आपको बढ़ाकर किया गया है आपका 74%। अब आइए तीसरा क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2021 से भारत के नए मुख्य न्यायाधीश का पदभार कौन ग्रहण किए हैं? आपका ए ऑप्शन है YB चंद्रचूड़, बी ऑप्शन है NB रमन, सी ऑप्शन है दीपक मिश्रा और डी ऑप्शन है शोली सौरभ जी। इसका सही आंसर है बी, NB रमन। अब आइए जरा इनके बारे में जान लें। मुख्य न्यायाधीश, इनका पूरा नाम है नथालपति वेंकट रमन। ये 48वें चीफ जस्टिस हो गए सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे आपका हीरालाल जे कानिया, और वर्तमान में फर्स्ट एंड लास्ट का याद रखना है। और एक और याद रखना है, इनका कार्यकाल जो होता है, जो भी चीफ जस्टिस होते हैं 6 वर्ष का, नहीं तो 65 साल। होता क्या है, आपका 65 साल ही जल्दी पूरा जाता है, 6 वर्ष पूरा नहीं कर पाते हैं। 6 वर्ष पूरा कर पाने वाले मात्र एक न्यायाधीश अभी तक हुए हैं जिनका नाम था YB चंद्रचूड़, जो कि पूरा अपना कार्यकाल 6 वर्ष पूरा किए थे। अब ये चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का नया प्रशासनिक मंडल किस स्थान पे स्थापित किया गया है? ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है नैनीताल, सी ऑप्शन है गैरसैंण और डी ऑप्शन है हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है सी, गैरसैंण। अब देखिए, उत्तराखंड राज्य जो कि 84वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका ये राज्य बना, ये उत्तर प्रदेश से अलग होके ये राज्य बनाया गया और वर्तमान में इसकी राजधानी नैनीताल है। ये 84वां अमेंडमेंट 2000 में हुआ था, उसी के तहत जो है 9 नवंबर 2000 को इस राज्य की स्थापना हुई, राज्य का गठन किया गया। गैरसैंण में आपका जो है सो विधानसभा भवन भी बन रहा है और भविष्य में इसका जो है सो उत्तराखंड की राजधानी भी गैरसैंण ही होगी। अभी वर्तमान में नैनीताल है। अब आइए पांचवा क्वेश्चन है आपका, शहीद अशफाकुल्ला खां चिड़ियाघर जो उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है आपका वाराणसी,
बी ऑप्शन है झांसी, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है डी गोरखपुर। अब देखिए, वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का चुनाव क्षेत्र है और हमेशा से रहा है। तो गोरखपुर में चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, खासकर उसका नाम अशफाकुल्ला खां के नाम पे रखा जा रहा है, क्योंकि अशफाकुल्ला खां ही जो थे काकोरी कांड के नायक थे। काकोरी कांड जो 1925 में हुई थी घटना, स्वतंत्रता लड़ाई के आगे बढ़ाने के लिए ट्रेन डकैती जो की गई थी, उसमें अशफाकुल्ला खां मुख्य थे। चलिए, छठा क्वेश्चन है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाम्बे को 2000 को कौन सा प्रमुख पुरस्कार 2021 में देने की घोषणा की गई है। अब देखिए, है तो 2020 का ये पुरस्कार और दिया जा रहा है 2021 में, ठीक है। तो इनको जो दिया जा रहा है, ए ऑप्शन है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, सी ऑप्शन है व्यास पुरस्कार, डी ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती सम्मान। अब देखिए, सरस्वती सम्मान के बारे में जान लें। सरस्वती सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला यानी कृष्ण कुमार बिरला, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास पुरस्कार भी दिया जाता है, शंकर पुरस्कार भी दिया जाता है, वाचस्पति पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार। ये सारा का सारा पुरस्कार जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया। ये ध्यान रखिएगा, खासकर बिहारी पुरस्कार के बारे में बार बार पूछता है और कन्फ्यूजन वहाँ पे ये होती है। खासकर लोग मार देते हैं बिहारी पुरस्कार बिहार सरकार के द्वारा नहीं, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा मिला जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो सरस्वती सम्मान जो है, जिसकी वर्तमान में पुरस्कार राशि आपको 15 लाख हो गई है, पहले 10 लाख थी, अभी वर्तमान में 15 लाख है। और यह प्रारंभ किया गया था सरस्वती सम्मान 1991 में शुरू किया गया था। और सबसे पहला जो सरस्वती सम्मान जो मिला वह हरिवंश राय बच्चन को। और हरिवंश राय बच्चन को जो उनका जो कृति थी उनकी 10 द्वार से सोपान तक, इसी कृति के लिए 1991 में उनका पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अब आइए 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। अब आइए, ए ऑप्शन है शशि कपूर, बी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सी ऑप्शन है रजनीकांत और डी ऑप्शन है आशा भोसले। इसका सही आंसर है सी, रजनीकांत। अब देखिए, रजनीकांत को मिला है, रजनीकांत का पूरा नाम जो है आपका शिवाजी राव गायकवाड़, इनका मूल नाम है। और देख लीजिए, सरस्वती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म जगत में दिया जाता है। यह पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह जो दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, लेकिन गैपिंग भी होता है, इसलिए 51वां 52वां इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। 50वां 51वां 52वां इस तरह से याद रखिएगा। तो दादा साहेब फाल्के बारे में थोड़ा जान लें। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ। सबसे पहले जो है 1969 में यह पुरस्कार जो दिया गया था वह देविका रानी रोडिक को दिया गया था, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली, लेकिन वो तो थी महिला। अगर आपसे पूछा जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष कौन थे, तो वहाँ पे हो जाएगा BN सरकार। BN सरकार को 1970 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। पहला जो मिला दादा साहेब फाल्के वह एक महिला को दिया गया, देविका रानी, स्टार्टिंग से, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2021 में भारत में कितने राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो इसका सही आंसर है ए 5। अब देखिए 5 राज्य में जो चुनाव हुआ है, जिसमें एक केंद्र शासित है और 4 राज्य हैं। तो आपका हो गया असम, पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल विवाद में भी रहा बड़ा और चर्चा में रहा, विवाद नहीं चर्चा में रहा, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ पे आपका जो है सो विधानसभा का चुनाव कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, कोविड-19 टीका
स्पुतनिक भी भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? आपको ए ऑप्शन है आपका फ्रांस, बी ऑप्शन है स्पेन, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है रूस। ये तो काफ़ी चर्चा में रहा है, सबको जानकारी भी होगी। ये रूस से प्राप्त हुआ है आपका स्पुतनिक भी, जो कि कहा जा रहा है अपने यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन से ज़्यादा कारगर है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, कोविड-19 केस दूसरी लहर में इसका वायरस शरीर के किस अंग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? आपका ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है फेफड़ा, सी ऑप्शन है बड़ी आंत और डी ऑप्शन है हृदय। ये जानते ही हैं फेफड़ा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण जो है सो ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है पेशेंट में, और चर्चा में भी रहा, ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हुई, जिस कारण से आपको इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। अब आइए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है अर्थ आवर की शुरुआत कब हुई? अर्थ आवर की शुरुआत कब हुई? ए ऑप्शन है 2010, बी ऑप्शन है 2009, सी ऑप्शन है 2007, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है आपका सी 2007। अब जरा आइए अर्थ आवर के बारे में जान लें थोड़ा सा। अर्थ आवर जो है इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को बिजली के महत्व के प्रति और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। ये खासकर जो है स्टार्ट किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 2007 में ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में 2007 में किया गया और बड़ा ही अच्छा रहा एक्सपेरिमेंट। इसमें किया क्या गया आपका रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच जो है घर की लाइट जो ज़रूरी नहीं है उस लाइट को बुझा के रखा गया, स्ट्रीट लाइट उसको भी बुझा के रखा गया, जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो वहाँ के लाइट को बुझा के रखा गया। खासकर यानी इतना से तो बिजली का बचत नहीं होगा, लेकिन एक जागरूकता यानी बिजली का बचत किया जाए, बिजली का बचत होगा, पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया आपके ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में, और बड़ा ही अच्छा रहा। और इसके बाद जो है भारत अर्थ आवर भारत में जो जाने लगा 2009 से भारत में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। इसमें है क्या, अब जो है सो इसको WWF संस्था के द्वारा मनाया जा रहा है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड, यानी इसके द्वारा अब प्रत्येक वर्ष इसका मनाया जा रहा है। इसका समय भी फिक्स कर दिया गया, ये प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। कई बार पूछ चुका है अर्थ आवर कब मनाया जाता है, तो मार्च महीने के अंतिम शनिवार को, और कब से कब तक 8 से 9 बजे तक के रखा जाता है। ठीक है। इसमें आपको देखिए जो तैयारी से जुड़े हुए हैं तो करंट अफेयर्स में खासकर ये ध्यान देना है जो प्रत्येक वर्ष का थीम घोषित किया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या रहा, तो आपका 2021 का जो थीम रहा रीस्टोर आवर अर्थ, मेन इसका थीम था आपके 2021 के अर्थ आवर का, ये ध्यान रखना है। और 2021 में जो है 178 देश शामिल हो गए इसमें अर्थ आवर में। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थ आवर के बारे में बार बार पूछता है ना, कोई भी एग्जाम में आपको पूछ रहा है, तो इसके बारे में ठीक से ध्यान से रखिएगा। अब ये 12वां क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अब ये ए ऑप्शन है गैनीमेड, बी ऑप्शन है टाइटन, सी ऑप्शन है देवो और डी ऑप्शन है चंद्रमा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है सैटेलाइट वह है गैनीमेड। ये बृहस्पति ग्रह का है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह भी है। तो बृहस्पति ग्रह का जो है ये उपग्रह जो कि पृथ्वी से भी बड़ा है, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन शनि का है। अब आइए 13वां क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति किस देश का था? अब देखिए ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है आपका ए, चंद्रमा पर सबसे पहले जो गए वह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखना है चंद्रमा का रंग नीला, इसलिए गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के थे। और इसके जस्ट बाद जो है आपका
रूस के द्वारा भेजा गया यूरी गागरिन को। अगर स्पेस में पूछा जाए, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति वह था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां। अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थापित भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? देखिए थोड़ा यहाँ पे लिखने में अशुद्धि हुई हो, इसका ध्यान नहीं दीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग करने में दिक्कत हुआ है, इसके लिए थोड़ा सॉरी। तो ए ऑप्शन है गंगोत्री, बी ऑप्शन है मैत्री, सी ऑप्शन है भारती और डी ऑप्शन है हिमाद्री। तो इसका जो है आपका सही आंसर है भारती। ठीक है, जरा इसके बारे में चर्चा करें। देखिए अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो दक्षिणी ध्रुव में आपका जो है सो भारत का 3 अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर। ए है गंगोत्री, है ना, पहला जो है दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र, दूसरे का नाम मैत्री है और तीसरा जो है वह दक्षिणी गंगोत्री के स्थान पर ही स्थापित किया गया है, उसका नाम भारती रखा गया है। देखिए खासकर इस एक विशेष प्रकार का घर होता है, क्योंकि वहाँ खासकर अंटार्कटिक क्षेत्र में सालों भर बर्फ़ जमा रहता है और प्रत्येक देश के साइंटिस्ट वहाँ रहते हैं। और ऐसा तो नहीं है जो साइंटिस्ट यहाँ से देश से प्रत्येक दिन जाएं और वहाँ रिसर्च करके आए। तो वहाँ रहने के लिए एक विशेष प्रकार का घर बनाया जाता है, क्योंकि बर्फ़ में, चट्टान में जहाँ बर्फीला हवा चलता हो, बर्फीली आंधी चलती हो और वहाँ पे विशेष प्रकार का एक घर बनाया जाता है, तो घर तो विशेष प्रकार का ही होगा, है ना। इसलिए जो विशेष प्रकार का जो घर बनाया जाता है उसका नाम रखा जाता है। तो तीसरे का नाम रखा गया है भारती। ये जो है सो लॉर्समैन हिल पे स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अगर पूछे थोड़ा डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है, जो किस हिल पे, लॉर्समैन हिल। तो अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत का 3 रिसर्च सेंटर है और आर्कटिक छोर जिसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे वहाँ एक ही है, एक रिसर्च सेंटर, उसका नाम है हिमाद्री। ये याद रखिएगा, पिछला जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है हर सेट में जो है सो हर सीटिंग में पूछा है आपका इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब आइए 15वां क्वेश्चन। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है? अब देखिए सबसे ए ऑप्शन है लद्दाख, बी है जम्मू, सी है राजस्थान, डी है मेघालय। तो यहाँ पे सही आंसर होगा लद्दाख। पहले जम्मू लद्दाख दोनों एक था तो जम्मू लोग मारते थे, लेकिन अब सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। वहाँ बर्फबारी होता है, वर्षा नहीं होता है, समझ गए, इसलिए इसका सही आंसर है लद्दाख। राजस्थान में तो वर्षा होती ही है। अब आइए मेघालय में तो वर्षा काफ़ी होता है, मेघों का आलय, नाम ही है मेघालय, मेघों का आलय, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है खासकर। अब आइए 16वां क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन को लगाते हैं? ए ऑप्शन है 352, बी ऑप्शन है 356, सी ऑप्शन है 360 और डी ऑप्शन है 310। तो इसका सही आंसर है बी 356। अब देखिए जरा इसके बारे में जानें। राष्ट्रपति को 3 तरह का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है आपातकालीन का। तो 3 तरह का आपातकालीन जिसको 3 अनुच्छेद में जो है सो वर्णित किया गया है ना, 352, 356 और 360। 352 जो लगाया जाता है वो राष्ट्रीय आपातकालीन है। ये कब लगाया जाता है? मान लीजिए बाहरी किसी देश का बाहरी हमला हो जाए भारत के प्रति, या भारत में अंदरूनी स्थिति खराब हो जाए, यानी लॉ एंड ऑर्डर की पूरे विश्व भारत में स्थिति खराब हो जाए, उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो 356 जो है, 356 जो लगाया जाता है किसी राज्य में तब लगाया जाता है, मान लीजिए विधानसभा का चुनाव हुआ और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं मिल पाया हो और कोई भी साठगांठ किसी में नहीं हो पा रही हो, उस स्थिति में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। या मान लीजिए किसी भी राज्य की वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो जाए, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार
356 के तहत आपको राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो ये हो गया 356 राज्य में लगेगा, 352 देश में लगेगा, पूरे देश में ये लग चुका है, दोनों कई बार लग चुका है ना। 356 जो है सबसे पहले आपको पंजाब में लगाया गया था और 352 भी लग चुका है 3 बार, चाइना बार, पाकिस्तान से युद्ध हुआ 2 बार, उसमें लगा बांग्लादेश के समय, और एक बार अंदरूनी के कारण, 2 बार जो है सो बाहरी आक्रमण, और एक बार अंदरूनी घटनाएं जो हुई थी, जो आपातकालीन लगी थी इंदिरा गांधी के समय, इमरजेंसी, उस समय लगाया गया था। 360 होता है वित्तीय आपातकालीन। मान लीजिए देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति 360 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लग चुका है, एक बार भी नहीं लगा है। चलिए 17वां क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां की विधानसभा है? अब आइए, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा सी। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश आपका जहाँ की विधानसभा है, पहले 2 था, एक आपका दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। दिल्ली में स्थापित किया गया था आपका 69 अमेंडमेंट के द्वारा 70 सदस्यीय विधानसभा। उसके बाद पुदुचेरी में भी आपका जहाँ की विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन दोनों जगह विधानसभा है। अभी हाल में जो जम्मू को 2 भाग में बांट दिया गया, जम्मू तो पहले राज्य में था लेकिन उसको 2 भाग में बांटकर जम्मू और लद्दाख में बांट दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और जम्मू में जो है सो विधानसभा कायम रखा गया है। जबकि जम्मू में 2 सदनीय विधायिका थी, उसको 2 सदनियों को हटा के आपको विधानसभा रखा गया है। तो वर्तमान में 3 राज्य हो गया। अब आइए, आपका भारत सरकार का वकील किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, बी ऑप्शन है एडवोकेट जनरल, सी ऑप्शन है कानून मंत्री, डी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। इसका सही आंसर जो है वह है अटॉर्नी जनरल, ए ऑप्शन। अब आइए ज़रा इसके बारे में जान लें। अटॉर्नी जनरल आपका, अटॉर्नी जनरल वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं, ध्यान रखिएगा, के वेणुगोपाल हैं वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का वकील कहा जाए, और एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का वकील होता है। देखिए, खासकर अटॉर्नी जनरल से, जिसको महान्यायवादी कहते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार पूछता है रेलवे एसएससी में, और चाहे कई एग्जाम में भी देखे हैं, वह कौन सा व्यक्ति होता है जो लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक में भाग लेता है और उसमें मतदान नहीं कर सकता? तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। खासकर इनको इसलिए बैठाया जाता है क्योंकि भारत सरकार के वकील हैं। भारत सरकार पे कहीं भी केस होता है तो जवाब देने के लिए इनको जाना होगा, इसलिए उनको जानकारी होनी चाहिए, जिस कारण से जो है अटॉर्नी जनरल को जो है सो लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्रवाई में बैठाया जाता है। और अटॉर्नी जनरल की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 76 में है, 76 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ दिया गया? ए ऑप्शन है आपका जापान, बी ऑप्शन है थाईलैंड, सी ऑप्शन है बर्मा, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है बर्मा, क्योंकि उस समय बर्मा था, म्यांमार तो अभी नाम हुआ है ना, इसकी दादाजी है ना पिता। अब देखिए, दिल्ली चलो का नारा जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, वह जो है बहादुर शाह जफर के समाधि पर, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ दिए नहीं पूछेगा, दिल्ली चलो पुराना हो गया क्वेश्चन, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस सब जानता है, लेकिन ये पूछिए दिल्ली चलो का नारा जो है किसकी समाधि पर दिया गया था? तो वो आपको जो है बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, जिनको अंग्रेज कैद करके बर्मा ले गया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी, और उन्हीं के समाधि पर जो है आपको ये नारा दिया गया, चलो अब अंग्रेजों को पानी पिलाना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय वास्को डी गामा था, जो अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? ए ऑप्शन है कालीकट, बी ऑप्शन है लिस्बन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी पेरिस। तो इसका सही आंसर है लिस्बन।
लिस्बन में आधा स होगा, थोड़ा ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, भारत आने वाला, अगर जल मार्ग से पूछेगा भारत आने वाला पहला व्यक्ति तो वास्को डी गामा। यदि स्थल मार्ग से पूछे भारत आने वाला पहला व्यक्ति तो वो तो मार्को पोलो। मार्को पोलो पहले आया था, जिसने चाइना का खोज किया था। लेकिन भारत जो आते थे यूरोपीय लोग मसालों का व्यापार करने के लिए, मसाला यहाँ से ले जाते थे, और हुआ क्या, बीच में जो है तुर्की वगैरह के आसपास उनसे छीन लिया जाता था, मार भी दिया जाता था। इसलिए जो है सो उन्होंने समुद्री मार्ग तलाश किया, और तलाश किया समुद्री मार्ग। आपको सबसे पहले तो आपको समुद्री मार्ग खोजे वास्को डी गामा, तो लिस्बन जो कि पुर्तगाल में है, और वहीं से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की और भारत में कालीकट के तट पर उतरे थे, कालीकट केरल। और उनके स्वागत के लिए राजा जमोरिन गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं से क्वेश्चन कहीं से कहीं घुमा के पूछता है ना, पूछेगा। जो जब वास्को डी गामा आया था तो उसके स्वागत के लिए कौन चला था, तो आपको जो है आपके स्वागत के लिए जो है सो राजा जमोरिन गए थे। भारत खोजने का जिम्मा सबसे पहले कोलंबस को मिला था, लेकिन हवा का झोंका उसको बहा के ले गया अमेरिका। तो अमेरिका खोजा वो, अमेरिका, उसको भारत खोजना नहीं लिखा हुआ था, लेकिन भारत खोजना लिखा हुआ था वास्को डी गामा को, इसलिए वास्को डी गामा ने खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के पितामह के नाम से कौन जाना जाते हैं। अब देखिए, ये ऑप्शन है आपका हेरोडोटस, बी है वेद व्यास, सी है तुलसीदास, डी है आर्यभट्ट। अब देखिए, भारतीय इतिहास दिया रहेगा तो यहाँ पे वेद व्यास होगा। बीती हुई घटनाओं को वर्णन करना इतिहास कहलाता है, तो बीती हुई घटना सबसे पुरानी घटना है महाभारत काल की, तो वेद व्यास आपको जो है भारतीय इतिहास का रहेगा, तो वेद व्यास। अगर सीधे रहेगा विश्व इतिहास का पितामह, तब वहाँ पे मारिएगा हेरोडोटस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, ए ऑप्शन है एओ ह्यूम, बी ऑप्शन है जॉर्ज यूले, सी ऑप्शन है हॉकिंस, डी ऑप्शन है डलहौजी। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज यूले। देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बराबर एक क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में, खासकर 4-5 क्वेश्चन को तो ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसकी पहली बैठक मुंबई में हुई, थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। और संस्थापक जो थे आपके एओ ह्यूम किए थे, है ना, संस्थापक वो थे। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, उनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे बैठक की अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नेहरू जी, जिनको ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, जिसका दूसरा बैठक जो है सो कलकत्ता में हुआ था। अगर ये पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। अगर ये पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अब देखिए भारतीय लग जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तब वहाँ हो जाएगी सरोजिनी नायडू। और भारतीय नहीं लगा रहेगा तो एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। अब है, ये ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है आपका विटामिन क्यू, बी ऑप्शन है विटामिन के, सी ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन एफ, और डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है विटामिन के। अब देखिए, इसके बारे में जान लें। विटामिन के की कमी से हेमोफीलिया नामक रोग होता है, ये जान लीजिएगा, हेमोफीलिया विटामिन के की कमी से। इसमें क्या होता है, अगर कोई स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ होता है, अगर थोड़ा सा भी उसमें शरीर में थोड़ा सा भी कट हो जाता है, तो खून जब गिरना प्रारंभ होता है तो बिना डॉक्टर के पास गए हुए उसका खून बंद नहीं होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है। तो खासकर बड़ा ही खतरनाक है। विटामिन के की कमी से जो रोग होता है, खुद थक्का जमेगा ही नहीं। मान लीजिए उस तरह के व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मर ही जाएगा वो। तो विटामिन के खून को थक्का जमने में मदद करता है। आइए 24वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है,
रेलवे के सिग्नल में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? ए ऑप्शन है आपका हरा, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है लाल और डी ऑप्शन है बैगनी। तो इसका सही आंसर होगा डी बैगनी। बैगनी जो है आपके रेलवे कोच में होता है इस्तेमाल, खासकर नाइट बल्ब के रूप में बैगनी लगाया जाता है। तो 3 कलर जो होता है हरा, पीला और लाल, आपका हरा ग्रीन सिग्नल है रम जाइए रन थ्रू, लाल रुक जाइए, पीला है तो चलने की तैयार हो जाइए, ये तीनों सिग्नल में दिया जाता है ना। खासकर जिसकी वेधन क्षमता अधिक है वो रंग दिया जाता है। लाल की वेधन क्षमता सबसे अधिक है, देखते हैं कुहासा में भी जो है सो ये रंग दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए सिग्नल में ये तीनों प्रयोग होता है और बैगनी रंग जो है सो नाइट बल्ब के रूप में आता है। तो ये पूरा हो गया, फिर अगला वीडियो मेरा होगा, ठीक है। अगर आप चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।